नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे 17 नवंबर को चुनाव से पहले आज प्रचार प्रसार अब थम चुका है। नेताओं ने बड़े बड़े मंचों से खूब भाषण दिए, वादे किए और गारंटीज की बौछार भी लगाई है। और अब बारी है जनता की, जो कि करेगी सियासतदानों की किस्मत का फैसला। तो क्या चुनावी तैयारी है और कौन पड़ेगा किस पर भारी, आज यह सब दिखाएंगे आपको। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आज चुनावी रण में उतरे दिग्गजों का प्रचार प्रसार थम गया। सूबे की सियासत में जो दावे और वादों का शोर गूंज रहा था वो अब शांत हो गया है और अब बारी है जनता की, जो फैसला करेगी कि आखिर एमपी के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके लिए भी आज चुनाव प्रचार थम चुका है। प्रदेश की 70 सीटों पर मतदान होना है, जो कि सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी अहम है। प्रचार प्रसार थम चुका है, दूसरी ओर चुनावी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ मतदान केंद्रों पर खास तरह की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में कुल 64,523 मतदान केंद्र हैं। 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। 464 मतदान केंद्र पर संदेश वाहक तैनात होंगे। 15,000 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 5,000 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं करेंगी। 1150 मतदान केंद्रों का संचालन युवा करेंगे। वहीं बात अब छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। चलिए अब आपको दूसरे चरण के मतदान केंद्रों की भी जानकारी दे देते हैं। 4 संभागों की 70 सीटों पर मतदान होंगे। 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए। 700 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए। 700 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं करेंगी। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में अब जनता के हाथ में कमान है और वही फैसला करेगी कि उनके लिए कौन बेहतर है। और जनता का जो फैसला होगा वो 3 दिसंबर को सभी के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज तारीख 15 है, यानी चुनावी शोर थम चुका है। खूब शक्ति प्रदर्शन किए गए, रोड शो किए गए, जनता को लुभाने के लिए हर वो वादा किया गया जो जनता के हित में है। और जनता को किस तरह से रिझाने के लिए तमाम पार्टियों ने खूब जोर लगाया, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। एक तरफ वचन पत्र आया तो दूसरी तरफ आया घोषणा पत्र, जिसमें अलग अलग वादे किए गए। लेकिन अब जो फैसला है वो जनता करेगी, क्योंकि 2 दिन का समय शेष है, यानी कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अपने दूसरे चरण का मतदान होना है। और 17 तारीख को प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो कि 3 तारीख को खुलेगी। और 3 तारीख को देखना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा और किसे जनता कुर्सी से उतारेगी। ये देखना महत्वपूर्ण है। किस तरह से कहां जो सीटें हैं वो भी अब आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग संभाग देखिए, भोपाल में 25 सीटें हैं, चंबल में 13 सीटें हैं, ग्वालियर में 21 हैं। और इन सीटों पर जो जातिगत अगर आंकड़ों की हम बात करें वो भी फिगर्स आपको दिखा रहे हैं। अनुसूचित जाति 15% आती है, जनजाति 21% है, तो ओबीसी 48% आते हैं। वहीं अगर एमपी का जातिगत समीकरण जो है वो किस तरह से इस बार फैक्ट्स जो हैं वो चुनाव में असर डालेंगे, चुनाव परिणामों में असर डालेंगे, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज चुनावी शोर थम चुका है और लगातार तमाम नेताओं की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने आला नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम नेता मध्य प्रदेश पहुंचे और लगातार और आइए, प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन कैसा रहा है आखिरी चरण का प्रचार। और तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा हैं मेरे साथ, रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ राजेश भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले प्रमोद, आपसे शुरू कर रहा हूं, राजधानी भोपाल से ही बताइए, प्रचार का शोर थम गया है, तमाम जो शक्ति प्रदर्शन थे हो गए हैं, क्या नजर आ रहा है और आखिरी दिन कैसा रहा?
देखिए, देश के दिल में दिग्गजों ने खूब दहाड़ मारी और दहाड़ इस कदर मारी कि कोई मौका नहीं छोड़ा सियासी चौका मारने का। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रचार का जितना भी ये शॉट खेले गए, क्या ये चौके तक यानी चौका पूरा होगा, क्या ये बाउंड्री तक पहुंचेंगे या फिर आउट होंगे। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग जो कयासबाजी है वो अब लगने लगी है। आज आखिरी दिन प्रचार का था, दिग्गज मैदान में नजर आए और रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार किए, चाहे ओबीसी के मुद्दे पर हो या फिर महिलाओं के मुद्दे पर हो। एमपी में आर पार नजर आया, नए नए ऐसे ऐसे वादे किए गए जो अब तक ना हमने सुने थे और ना नेताओं को करते देखा। तमाम वो जतन करते देखा जिससे मतदाता यानी वोटर के मन में वो पैठ बना पाए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी देखिए 18 के झटके से उबरने की कोशिश में जुटी हुई है। और इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं एमपी में देखिए कमलनाथ हैं। बीजेपी की सभाओं की यदि हम बात करें तो पीएम मोदी ने 15 सभाएं की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 और जेपी नड्डा ने 14 यानी 14 और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने 12, नितिन गडकरी ने 3, निर्मला सीतारमण ने 2 और ऐसे ही कई और दिग्गज नेता हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो है वो जनसभाओं को संबोधित किया है। अब 17 को वोटिंग होगी और जनता मोहर लगाएगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और 3 तारीख बताएगी कि मध्य प्रदेश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 3-13 होती है जबकि कौन काबिज होता है। देखिए, बयानों की दहाड़ है वो एमपी में खूब देखी गई। अब प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। डोर टू डोर जो कैंपेन है वो मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। बिल्कुल प्रमोद, लौटूंगा आपके पास। रूपेश भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज भारत का मुकाबला है और खूब शॉट्स लग रहे हैं, चौके छक्के, तो वहीं सियासत पर अगर नजर डालें, आज प्रचार थमा है, खूब चौके छक्के लगाए गए हैं, शक्ति प्रदर्शन किए गए हैं। क्या ये परिणामों में तब्दील होंगे? कैसा रहा आज का आखिरी दिन? रूपेश जी। देखिए, आज जो आखिरी दिन है, आखिरी घंटा है, वो काफी ज्यादा चुनावी शोर में चुनावी शोर हर तरफ सुनाई पड़ रहा था। एक तरफ अमित शाह रैली कर रहे थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी डटे हुए थे, फिर भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से थे, तो जेपी नड्डा भी सभाएं कर रहे थे, अनुराग ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लगा दिया है। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बहराई 3 के आवास में हैं और फिलहाल रोड शो करने के बाद जो भिलाई और दुर्ग जिले की 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर रोड शो करने के बाद अपने क्षेत्र पाटन के अपने निवास भिलाई 3 में पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वो वहां पे बैठे हुए हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो रणनीतियों को अमली जामा पहनाने का है। क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती है, रिझाने का काम हो चुका है, अब वोटर्स को घर से ला करके बूथ तक लाना है और वोटर्स को अपनी पार्टी के लिए वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है। दोनों ही पार्टियां इस कोशिश में लगी रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने क्षेत्र में रोड शो के दौरान नहीं गए क्योंकि उनके पास वक्त कम था, तो जिस विधानसभा अरिवारा में हम इस वक्त खड़े हैं वहीं पर उन्होंने रोड शो खत्म किया है। और आज ही राहुल गांधी का जो बयान है कि अगली बार मुख्यमंत्री की ओर उन्होंने बोला कि बघेल जी, आपको पहला सिग्नेचर कर्ज माफी पे करना है और उसके साथ जाति जनगणना को लेकर के आपको साइन करना है। साफ संकेत है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी। तो इसी तरीके से प्रचार में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार पर हमले करते आई है, भूपेश बघेल पर हमले किए और डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से कहा कि हमारे लिए सिर्फ एक ही चुनौती है, एक ही चेहरा है जिससे हमें लड़ना है और वो है भूपेश बघेल। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का पूरा कैंपेन है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द रहा। दूसरी तरफ जो सेंट्रल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कमाल संभाल रखी थी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही दिलचस्प है छत्तीसगढ़ का मुकाबला। अब सिर्फ 2 दिन और उसके बाद ईवीएम में सबकी किस्मत तय हो जाएगी। बिल्कुल। और आज राहुल गांधी ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे तो खुशी से खिल उठे होंगे। और कैसे चेहरे हैं, जरा कांग्रेस पार्टी दफ्तर से मेरे साथ सहयोगी रशिका जुड़ गई हैं। रशिका, बताइए जरा कैसा नजारा रहा और आज आखिरी दिन कितना महत्वपूर्ण रहा?
देखिए विकास, आखिरी दिन है, महत्वपूर्ण तो जरूर रहा और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है कि सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी ही करने वाली है और कांग्रेस भवन में इस वक्त मौजूद है। और हमने देखा कुछ देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महातारी वंदन योजना के तहत बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है और जनता जान चुकी है कि बीजेपी किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाती आई है, तो कांग्रेस लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है। और भूपेश बघेल के चेहरे का जिक्र जैसे कि रुपेश भी कर रहे थे, तो ऐसे ही संकेत यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और लगातार दोनों पार्टियों में टक्कर तो देखी जा रही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उस पर अभी कुछ भी कह पाना संभव इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पर टक्कर जैसी स्थिति है। लगातार कई दिग्गज छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रचार प्रसार करने के लिए और लगातार रोड शो किया गया, जनसंपर्क हुआ, जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्गज नजर आए। दोनों पार्टियों के दावे तो काफी बड़े हैं, लेकिन अब जनता किन दावों पर विश्वास जताती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता अपना मूड लगभग अब बना चुकी है। प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और जनता समझ चुकी है किसको चुनना है, किसकी उम्मीद जनता तक पहुंची, जनता के दिल तक कौन पहुंचा है ये तो नतीजों में ही साफ हो पाएगा। और 17 तारीख वो तारीख यानी अब से 48 घंटे का समय है जब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी अभी चिंता तो जरूर होती है। देखिए एग्जाम के पहले हर किसी को टेंशन होती है, वो चिंता जरूर है, लेकिन डर का कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार अब भी अपने दावों में अड़ी हुई है कि सत्ता में वापसी हम ही करने वाले हैं, जीत हम ही दर्ज करने वाले हैं। विकास बिल्कुल रशिका, जिस तरह से अभी रुपेश बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने लगातार आज आखिरी दिन भी बैक टू बैक रोड शोज किए हैं, आप पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहां कहां रहे, आज आखिरी दिन कैसा रहा? देखिए आखिरी दिन जो भी पार्टी के तमाम नेता हैं, प्रत्याशी खासतौर पर अपने अपने क्षेत्र में ही रहे और तमाम दिग्गज जैसे कि राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए, वो कई योजना को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई दावे किए। और अगर मैं इस वक्त कांग्रेस भवन की बात करूं तो कांग्रेस भवन में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ही मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने वो तस्वीर दिखाई जो बिलासपुर की थी और आशीष तिवारी जो कि बीजेपी के नेता है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महातारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी फॉर्म भरवाओ, आगे देखा जाएगा, जो काम दिया गया उतना काम करो। तो उस तरह के जो बीजेपी के वीडियो है वो भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का कहना यही है कि महातारी वंदन योजना हो या फिर तमाम तरह की रेवड़ियां बीजेपी देती है, जनता को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता के हित में अगर किसी ने काम किया है तो वो भूपेश सरकार ने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। तो जनता अब किस पर भरोसा जताती है वो तो स्थिति देखिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि 3 दिसंबर को स्थिति साफ होगी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में हलचल है ऐसा इस वक्त लग रहा है। देखिए जैसा माहौल होता है ना, जब घरों में शादी की तैयारी होती है और जब सब चीज खत्म होने वाली होती है, सब थके हारे नजर आते हैं, वैसी स्थिति यहाँ पर भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार नेता कर रहे थे, जनता के बीच पे पहुंच रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी चिंता भी जरूर है, साथ ही वो थकावट भी उनके चेहरे में देखी जा रही है और 48 घंटे का समय है जब सभी प्रत्याशी वाकई रशिका ये समय जो है वो बहुत खास है। लेकिन विंध्य क्षेत्र, रीवा के आसपास का क्षेत्र विंध्य इस बार बड़ा राजनीतिक चर्चाओं में रहा और इसकी राजनीतिक चर्चाओं का धुआं जो है वो विंध्य से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा है। कैसा विंध्य का मूड रहा वहां से? प्रेरणा मेरी सहयोगी लगातार जुड़ गई है। प्रेरणा बताइए जरा, आखिरी दिन कैसा मूड नजर आया आपको? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात विकास आपने कही कि विंध्य की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार हलचलें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। वो इसलिए क्योंकि इसको हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। 30 सीटों में से 24 भारतीय जनता पार्टी के पास, 6 कांग्रेस पार्टी के पास। बावजूद इसके इस बार चुनाव प्रचार में कमी कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की है। चाहे बात मैहर की कर ले, सतना की कर ले, सीधी रीवा। मैं इस वक्त रीवा क्षेत्र में ही मौजूद हूँ और अब चुनाव प्रचार थम गया है और शांति आपको देखने को मिलेगी। मैं पीछे तस्वीर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर 17 नवंबर को अवश्य वोट डालें। आप तस्वीर देखिए, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और मतदाताओं को यहाँ पर जागरूक किया गया है ये क्षेत्र में। और अब चुनाव प्रचार क्योंकि थम गया है तो अब महत्वपूर्ण ये है
कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और इसीलिए ये यहाँ पर अलग अलग स्लोगन लिखे, अलग अलग बातें लिखी हुई है। मतदान जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ पर संगीत संध्या, देखिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विकास यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया है। और क्योंकि अब 48 घंटे का समय महज शेष है, जबकि जो मतदाता है वो अपने इस अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और उसके पहले मैं अगर बात करूं, यहाँ पर शोरगुल सुनाई दे रहा था, ये मुख्य मार्ग है रीवा का, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर सन्नाटा है, शांति है, किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि 5 बजे के बाद से ही उस प्रचार को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर रीवा की मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक हैं अभी राजेंद्र शुक्ल, जो जिनके प्रभार वाला और जिनके दबदबे वाला एक क्षेत्र माना जाता है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी विकास बहुत दम भरा है। हाँ। और विंध्य की ऐसा कहा जाता है कि पहले के अनुसार अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी कभी डबल का आंकड़ा टच नहीं कर पाई है विंध्य में, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी आश्वस्त नजर आ रही है विकास की कांग्रेस इस बार डबल का आंकड़ा टच करेगी। और अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक किया है कांग्रेस पार्टी ने भी, पहुंचकर अपनी पार्टी की योजनाओं को गिनाया है, अपनी पार्टी के वादे गिनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि अब 48 घंटे बाद मतदाता किसको चुनते हैं विकास, ये जरूर देखना होगा। लेकिन अब चुनाव का ये जो शोर है वो थम गया है और प्रचार प्रसार अब देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बारी है मतदाताओं की। रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर से बीजेपी ऑफिस से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े। सत्यप्रकाश, कैसा रहा आज का आखिरी दिन? आज तो रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बड़े सारे आरोप लगाए हैं, और किस तरह से आज का मूड नजर आया, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए विकास, जो शेष है वहीं अविशेष है। मतलब कि दावे और वादों के चौके छक्के लग चुके हैं। अब फैसला एम्पायर को करना है, और एम्पायर है जनता, एम्पायर है मतदाता। और उस मतदाता को उनके घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक ले जाना, ये अपने आप में अगले 2 दिनों तक एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होती है राजनीतिक दलों के लिए। दूसरी बात यह भी है कि इन 2 दिनों में ही ये मूड तय होता है मतदाताओं का कि आखिर वो किसके वादे और दावों पे यकीन करते हैं। मतलब ये 2 दिन काफ़ी अहम होते हैं, और इसलिए डोर टू डोर प्रचार के जरिए मतदाताओं के घरों तक नॉक करने जाते हैं तमाम जो प्रत्याशी होते हैं वो। अब आज दिन विशेष की अगर हम बात कहें तो आज गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली हुई, आज अनुराग सिंह ठाकुर की भी रैली हुई, आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी रैली हुई, और हेमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार पिछले करीब 1 महीने से छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, अलग अलग जगह पे सभाएं कर रहे हैं, उनकी भी रैली हुई। अब तक जो आंकड़े आए हैं ऑफिशियली भाजपा की ओर से जो हमने जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक 9 सभाएं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, चुनावी सभाएं, मतलब जब स्टार प्रचारकों की घोषणा हुई उसके बाद की 10 सभाएं गृह मंत्री अमित शाह की हुई है, और छोटी बड़ी अगर हम मिला ले बाकी सभी नेताओं की तो करीब 100 सभाओं के जरिए भाजपा ने ये कोशिश की है कि वो वोटर को अपने वादे और दावे, घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी पत्र के जरिए प्रभावित करे। अब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भाजपा कितना प्रभावित की है। लेकिन ये जरूर है कि अब से थोड़ी देर पहले ही जब मनसुख मांडविया जो यहाँ के चुनाव सह प्रभारी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें वो कई बड़े वादे करते नजर आए। मतलब कि दिसंबर के महीने को हम बताते हैं वादा निभाने के लिए भाजपा की ओर से। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो भाजपा एक्टिव दिखाई दे रही है। अब मूड वोटर का कैसा है, क्या कुछ वोटर तय करता है, कांग्रेस, भाजपा या दूसरे दल या दूसरे प्रत्याशी निशान देखता है, मुद्दे क्या देखता है, ये सब अब मतदान जिस दिन होगा उस दिन ईवीएम में कैद होगा, जनता का मूड ईवीएम में कैद होगा, और 3 दिसंबर को विकास पता चलेगा। लेकिन अगले 2 दिन अहम बहुत है वाकई, और बड़ा दिलचस्प इस बार नजर आया। पिछले 3-4 दिन को हम देखें तो लगातार बैक टू बैक अलग अलग रोड शोज हुए। राजेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए। राजेश, जरा बताइए आपके कैमरे ने कैसा मूड देखा, कैसे अलग अलग चुनाव प्रचार जो देखने को मिला, क्या समझ में आ रहा है आखिरी दिन तक? देखिए, जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगियों ने इस बात का जिक्र किया है कि आज कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों का आज छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिला, चूंकि आज प्रचार प्रसार का शाम 5 बजे का अंतिम समय था। ऐसे में अभी हम कुछ देर पहले ही जब दक्षिण विधानसभा में जब पहुंचे थे तो वहां दक्षिण के जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो रैली करते हुए नजर आए, और दक्षिण के तमाम उन इलाकों तक पहुंचने की आज कोशिश की गई है जहां वे नहीं पहुंच पाए थे या
किसी कारणवश उन तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए थे। इस दौरान आज बृजमोहन अग्रवाल चौक चौराहों पर भी मंची कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करते हुए नजर भी आए हैं। और वहीं दूसरी ओर पश्चिम की यदि हम बात करें तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, वो भी डोर टू डोर पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैदल घूमते हुए नजर आए और जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें जो हैं वो रखने की कोशिश की। और जिस तरह से चूंकि मतदान है 17 नवंबर को, तो अपने फेवर पे वोट डालने के लिए जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की जो कोशिश है वो विकास उपाध्याय करते हुए नजर आए। और वहीं हम प्रदेश की यदि हम बात करें तो प्रदेश में आज 7 भाजपा के बड़े नेताओं के करीब 15 जगहों पे सभाएं हुई है और ये तमाम सभाएं उन जगहों पे हुई है जहां जहां बीजेपी खास तौर पे कमजोर है। और वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगियों ने का जिक्र किया है कि राहुल गांधी का दौरा था और साथ साथ चूंकि दीपक बैज हैं उनका भी दौरा था, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग में कमान संभाले हुए नजर आया, रोड शो करते हुए नजर आया। मतलब पूरी तरह से आज की जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं तमाम सियासतदानों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, चूंकि समय काफी कम था और चुनाव प्रचार का जो दौर है वो भी फिलहाल थम चुका है। और वहीं दूसरी ओर एक और आदेश जो है छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आया है, जिसमें मतदान को लेकर के तमाम जो कार्यालय हैं, शासकीय दफ्तर हैं, उन पे अवकाश की घोषणा की गई है। और साथ साथ जो कारखाने हैं, यानी जो कारखाने जो 7 दिन लगातार सप्ताह में जो चलते हैं, तो वहां उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं आदेश आया है कि कम से कम कुछ समय के लिए जो है आज जो है 17 तारीख को लेकर के इन्हें अवकाश दिया जाए। श्रम विभाग ने भी इस पे कहीं ना कहीं सहमति जाहिर की है और तमाम जो कारखाने हैं वो भी 17 नवंबर को पूरी तरह से मतलब अवकाश घोषित रहेगा। और साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों पे जो बाहरी जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वह उन राज्यों के लिए भी प्रशासन भी पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है कि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा और ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ग्वालियर चंबल चलते हैं। अभी प्रेरणा विंध्य का जो सियासी गणित समझा रही थी और उसी लिहाज से जितना विंध्य खास है ग्वालियर चंबल भी उतना ही खास है। करतार मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए। करतार, समझाइए कैसा मूड इस बार चुनाव प्रचार में नजर आया और ग्वालियर चंबल में किस तरह के समीकरण बनते नजर आए? देखिए विकास, ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीट है। काफी महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो यहाँ का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर जितने बड़े कद्दावर नेता है वो यहाँ से इत्तेफाक रखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री है वो मुरैना के दिमनी से प्रत्याशी हैं, बीडी शर्मा है उनका गृह निवास मुरैना में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता है वो इस इलाके से आते हैं। तीनों ही नेताओं की साख है वो यहाँ लगी रही है। लगातार अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए, लगातार बैक टू बैक 2 दौरे ग्वालियर चंबल अंचल में हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यहाँ लगातार दौरे किए, रोड शो की। जिस तरीके से मायावती है बसपा की, उन्होंने यहाँ रोड शो किया। लगातार जो नेताओं के आने जाने का दौरा था वो चलते रहे। अब उस चीज जो प्रचार है वो थम गया है। लोगों को जरूर राहत मिलेगी। जिस तरीके से लाउड स्पीकर बज रहे थे, हो हल्ला हो रहा था, रैलियां हो रही थी, शहरों में जाम लग रहे थे, उन सबसे निजात आम लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब 48 घंटे रह गए हैं। 48 घंटे जो लोग हैं वो चुनौती बड़ी है सबसे ज्यादा पुलिस और प्रशासन के लिए, क्योंकि ये जो अंचल आता है यहाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सीमाएं सटी हुई हैं, जिनके चलते सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता है कि हथियारों की सप्लाई हो, चाहे दारू की सप्लाई हो, तमाम सारी सप्लाई है इन जो बॉर्डर्स है वहां से होती है। तो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने जो चेकिंग पॉइंट्स है वो बढ़ा दी है। हालांकि बहुत दिनों से चेकिंग्स थी वो चल रही है। लोगों के लिए काफी तकलीफ हो रही है कि लोग जो निकल रहे हैं उनकी हर एक उस गाड़ी को चेकिंग किया जा रहा है, उस पॉइंट को देखा जा रहा है, उनको उतारा जाता है, उनसे काफी देर तक उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी गाड़ी की गहन चेकिंग की जाती है। तो ये सब दौरों से यहाँ लोग हैं वो आने जाने वाले लोग हैं, बाहरी सीमाओं से आएंगे, उनके लिए होने वाले हैं। लेकिन अगर इस अंचल की बात की जाए तो यहाँ जिस तरीके से नेताओं के जो दौर चल रहे थे, नेताओं के दौरे चल रहे थे, सभाएं चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, उसके बाद अब देखना होगा कि 17 तारीख को जो मतदान है कितना प्रतिशत मतदान होता है, क्या हालात बनेंगे। 3 दिसंबर को परिणाम है वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर निगाह है पूरे देश भर की जिस तरीके से टिकी हुई है कि यहाँ देश के कद्दावर नेता है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर तमाम सारी चर्चाओं के दौर है वो भी बिल्कुल। अब ये वक्त शुरू हो चुका है जनता का, आम मतदाता का, वो किस तरह से अब इसकी दिशा निर्धारित करेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ एक वक्त छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कैसा रहा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अलग अलग जगह से आपको लगातार अपडेट्स बता रहे हैं कि किस तरह से प्रचार रहा, क्या मूड इस बार मध्य प्रदेश में नजर आया। मध्य प्रदेश के उन तमाम अंचलों में, चाहे ग्वालियर चंबल की बात हो, विंध्य की बात हो, चाहे महाकौशल की बात हो, मध्य की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से चुनाव प्रचार रहा। तमाम जो बड़े नेता हैं वो उन्होंने किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार एक बार फिर से जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहा हूं, और इस बार अगर प्रचार के लिहाज से मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, इस बार का प्रचार कितना अलग रहा, दोनों ही पार्टियों की स्ट्रैटेजी के हम लिहाज से देखें, दोनों ही पार्टियों को समझाइए जरा। देखिए, अमूमन बीजेपी जिस रणनीति के लिए जानी जाती रही है मध्य प्रदेश में, इस बार वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी हमेशा इलेक्शन से ठीक पहले अपने आगामी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इससे इतर मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति नजर आई है, क्योंकि आगामी सीएम का चेहरा जो देखिए सिटिंग सीएम है, सबसे सीनियर चेहरा है सीएम शिवराज, उनके चेहरे पर मोहर नहीं लगाई है। और इसके अलावा बदली हुई बीजेपी की रणनीति ये रही कि तमाम जो दिग्गज नेता है, लगभग देखिए केंद्र के जो मिनिस्टर है मध्य प्रदेश से होकर जाते हैं, सांसद है साथ, उनको एमपी में उतार दिया। और इसके अलावा कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट काट दिए गए, सरकार के मिनिस्टर भी एक दो हैं जिनके टिकट काटे गए। तो कुल मिलाकर 18 में जो बीजेपी को झटका लगा था, बीजेपी ने उससे सीख ली है और इस बार सेंट्रलाइज यानी सामूहिक नेतृत्व पर इस बार बीजेपी एमपी में चुनाव लड़ा, क्योंकि 18 में 15 सालों की सरकार चली गई थी और इस बार बीजेपी ने अपने सबसे बड़े पॉपुलर चेहरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एमपी का चुनाव लड़ा। खैर ये जनता तय करेगी, 48 घंटे जनता मंथन करेगी कि किसके प्रचार और दावे कितने काम आए, और मोहर 17 को जनता लगाएगी। अब हम कांग्रेस पार्टी पर आ जाते हैं। देखिए, एमपी में कांग्रेस पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि 15 सालों बाद 18 में सरकार तो बन गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो टूटन हुई और जो अपने रूट कर छूट कर और टूट कर गए, उससे सत्ता से बेदखल कांग्रेस पार्टी हो गई। लिहाजा अब नहीं तो कभी नहीं कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है, और इसीलिए रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यहां प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी देखिए ने क्लियर अपना सीएम का फेस तय कर रखा है, कमलनाथ आगामी चीफ मिनिस्टर होंगे। और इसके अलावा देखिए तमाम जो बड़े चेहरे, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने एमपी में खूब पसीना बहाया। रिकॉर्ड सभाएं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने की। लेकिन अब ये प्रचार का जो शोर है, जो तूफानी ऐलान का जो दौर था, वो अब खत्म हो गया है। आगामी 48 घंटे जो जनता है, जो वोटर है, वो मन में मंथन करेगा और मोहर 17 को लगाएगा। लेकिन चुनौती इलेक्शन कमीशन और मशीनरी की बढ़ जाती है, क्योंकि एमपी में जो देखिए लचर कानून व्यवस्था की बानगी है, वो रह रह कर सामने आती रही है। चाहे तो रिकॉर्ड कैश पकड़ाना, या फिर शराब की जब्ती होना, या फिर हथियारों का जखीरा पकड़ाना, ये तमाम जो कारक है वो चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। और इसीलिए आगामी 48 घंटे इलेक्शन कमीशन की जो निगाहें हैं वो पैनी रहेंगी कि कहीं वोटर का मन प्रभावित ना हो जाए, और कहीं पर चुनाव देखिए निष्पक्ष होने का जो दावा किया जा रहा है वो कहीं पर प्रभावित ना हो जाए, जिससे वोटिंग या वोटर निष्पक्ष इलेक्शन ना कर पाए। लिहाजा अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत देखिए फोकस करना होगा। चुनौतीपूर्ण इलेक्शन कमीशन के लिए होंगे, चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए होंगे, चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए होंगे। और क्योंकि एमपी में अपराधियों का जो जिस तरीके से आतंक नजर आया है, वो कहीं ना कहीं चिंता में डालता रहा है। चाहे तो मशीनरी पर सवाल बार बार विपक्ष के खड़े करना, और चाहे अधिकारियों की जो वीडियो में कैद होना एक पक्षीय काम करने को लेकर, या फिर एमपी में बढ़ता महिला अपराध, या फिर जो चुनाव को अन्य जो कारक होते हैं प्रभावित करने वाले, उनको पूरी तरीके से अब देखिए पाबंदी लगानी है, तभी एमपी में निष्पक्ष इलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस बार, और वो फैक्टर्स कितना असर डालेंगे, क्या समीकरणों को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, ये भी देखने वाली स्थिति है। लेकिन ये तो तय है कि इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में डू एंड डाई वाला है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या रुख है, सत्य प्रकाश मुझे समझाइए। मध्य प्रदेश में हमने स्ट्रैटेजी देखी अभी, और छत्तीसगढ़ में तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल का चेहरा क्लियर कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम पहले चरण में ही 14 से ज्यादा सीटें लाएंगे, छत्तीसगढ़ का जरा सियासी समीकरण प्रचार के लिहाज से समझाइए सत्य प्रकाश। देखिए बिल्कुल
विकास, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सभा के दौरान संकेत दिया, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी रखेगी या मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें तो सामूहिक नेतृत्व की बात भी पिछले दिनों में खूब कांग्रेस पार्टी में निकलकर सामने आई और भाजपा उस पर कांग्रेस को घेरती हुई भी नजर आई थी। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो 2018, 2013, 2008 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें स्पष्ट तौर पे एक चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पे मौजूदा वक्त में, उस वक्त में डॉक्टर रमन सिंह का। लेकिन इस वक्त में भाजपा के लिए कोई एक चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तमाम भाजपा के बड़े नेताओं से हमने इंटरव्यूज किए, उनसे बातचीत की, अनौपचारिक तौर पे भी समझने की कोशिश की, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, अरुण साव हो, धर्मलाल कौशिक हो या दूसरे तमाम नेता हों। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी, और उनके चेहरों को आगे लेकर ही जब वो चुनाव प्रचार करने भी जा रहे थे या जब जनसंपर्क के दौरान छोटी छोटी सभाएं भी करने जा रहे थे तो उनके पोस्टर्स जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भी मुझे कई भाजपा प्रत्याशियों के सभाओं में दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ भी भाजपा कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही। हाँ, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि असर किसका कितना पड़ता है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की कई सभाएं हुई। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 6-7 सभाएं तो मैंने कवर की होगी और 12-15 से अधिक सभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी हुई होगी तब, जबकि बाकी भी जो नेता हैं केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के वो भी दौरे कर रहे हैं। भाजपा की ओर से भी इसी तरह की स्थितियां देखने की मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं के दौरे हुए। अब बड़ी बात यह है कि आखिर जो मैसेज लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं इस प्रचार अभियान के दौरान, विकास, वो लोगों के मन में क्यों ज्यादा पहुंचा पाया है। कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी, अगर कहीं निर्दलीय हो तो क्या वो, अगर कोई किसी तीसरे चौथे दल से है तो क्या वो, ये चीजें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब जनता चूंकि अब अगले 2 दिन में उसके पास वक्त है कि वो सारा सत्यप्रकाश, आपने सही कहा, ये एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि फेस इंपैक्ट कितना करेगा दोनों ही प्रदेशों में ये देखना बड़ा खास होगा। और यही कारण हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं सत्यप्रकाश के मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, इस टैगलाइन के साथ बीजेपी उतरी है। लेकिन इससे इतर प्रेरणा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लगातार आप अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची हैं, चेहरों से इतर इस प्रचार में हम मुद्दों को अगर देखें, कितने मुद्दे आपको नजर आए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चेहरों पर भी भारी पड़ेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो विकास, जो प्रमोद जिस बात का जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी, कि मध्य प्रदेश में बहुत से मुद्दे थे, चाहे बात कानून व्यवस्था की कर लें, महिला सुरक्षा की कर लें, सड़कों के निर्माण की कर लें, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बार बार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें विंध्य क्षेत्र में भी देखने को मिली हैं। हालांकि विंध्य के थोड़े से अलग मुद्दे अपने और हो जाते हैं क्योंकि विंध्य में ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा है और ब्राह्मणों की नाराजगी इस बार भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बावजूद इसके कई ऐसे काम हैं जिनके वादे किए गए और वहां पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया, इस बात को लेकर आम जनता ने यहां पर खासी नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ विकास, मैं मुख्य रूप से अगर विंध्य की बात करूं तो यहां पर कई पार्टियां अब चुनावी मैदान में हैं और अगर ये पार्टियां कंपटीशन में नहीं है तो वोट जरूर काटेंगी। विंध्य जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी ने बनाई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है जो कि अब वोट काटती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी विकास चुनावी मैदान में आ गई है। विंध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी दौरा किया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज तो दौरा कर ही रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जैसे बड़े नेताओं को यहाँ के चुनावी मैदान में उतारा, आम जनता को अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया और विंध्य की जनता को साधने की मुख्य रूप से कोशिश की गई। तो ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है या ये मुकाबला अब चौकोर हो जाता है, क्योंकि विंध्य जनता पार्टी इस बार दम भर रही है। विंध्य जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारी जो 29 सीटें हैं उसमें हम जरूर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि अब आगे क्या होता है परिणाम, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यही दावे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जो वादे किए, दावे किए, वो पूरे नहीं हुए। और विकास, आपको बहुत से जो मामले हैं वो याद होंगे। सतना से एक मामला निकलकर सामने आया था जहां पर एक
आरोपी था जिसने रेप किया था, उसके बाद उसे जेल हुई, उसके बाद फिर वो वापस निकला और फिर से उसने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। विंध्य में आदिवासी वोट बैंक भी है और आदिवासियों के साथ जो अत्याचार है यहाँ पर वो मुद्दा उठता रहा है। सीधी की हम बात कर लें, सीधी में जिस तरह से दशमत रावत का जो मुद्दा उठा और पेशाब कांड निकलकर सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और सीधी में मुख्य रूप से देखिए केदारनाथ शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं और अब चुनावी मैदान में वो भी हैं, वो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो मुकाबला है ही विकास, लेकिन अब जिस तरह से अन्य दल और निर्दलीय निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नाराजगी छुटपुट देखने को मिली थी, वो नाराजगी कहीं बड़ा रूप ना ले ले और कहीं इन दोनों मुख्य दलों को नुकसान न पहुंचा दे। ये बड़ा मुद्दा है कि जो क्षेत्रीय तरफ हैं वो इस बार कितना गेम चेंज कर सकते हैं, और ये दोनों ही मुख्य जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए चिंता की लकीरों को और भी बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ में रशिका जरा मुझे आप समझाइए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पुरजोर प्रचार में नजर आई, लगातार रोड शो हमने देखे भगवंत मान के भी, केजरीवाल के। क्या त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा? क्या आम आदमी पार्टी उतनी ग्राउंड पर भी है जितनी लगातार प्रचार में नजर आई? देखिए विकास, वैसे अगर मैं टक्कर की बात करूं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से भी बात करें या इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है, चाहे आपकी बात करें या अन्य दलों की बात करें, तो ये पार्टियां चिंता जरूर बढ़ाएंगी और इनकी भी सीटें महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सरकार बनाने में ये भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुंचे थे, अलग अलग जगह पर हम पहुंचे जहां हमने देखा कि लोगों में जो नाराजगी है वो दोनों ही पार्टियों को लेकर कई जगहों पर देखने को मिली। तो क्या जनता तीसरा विकल्प चुनेगी? तो उन जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि जनता तीसरा विकल्प के तौर पर किसको चुनती है। तो अब क्या स्थिति होती है ये तो चुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जैसे कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स चलती आई है, चुनाव चलते आए हैं, वेलफेयर स्कीम के आधार पर यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है और अक्सर जनता इन्हीं मुद्दों पर फोकस करती है। अब देखिए प्रचार प्रसार तो हो चुका है, जितनी उम्मीद नेताओं को जनता को देना था वो दे चुके हैं, लेकिन जो जनता मूड बनाएगी अब उसी के आधार पर फैसला होगा। और जो पहले चुनाव हो चुके हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे लोगों से भी हमको जानकारी और हमने भी देखा कि छत्तीसगढ़ में लोग वेलफेयर स्कीम से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसको आमतौर पर ध्यान में रखते हैं। तो क्या जनता इस बार भी वेलफेयर स्कीम से जुड़े जो मुद्दों का ऐलान किया गया, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने लगातार दावे किए हैं। अब जनता किनके दावों पर भरोसा जताती है? जैसा कि आप त्रिकोणीय मुकाबला का जिक्र कर रहे थे, तो त्रिकोणीय मुकाबले जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जो टक्कर होगी वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही होगी। लेकिन तीसरा जो विकल्प है वो इनकी टेंशन भी बढ़ाएगा और सरकार बनाने में जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसमें अहम भूमिका जरूर इनकी देखने को मिलेगी। विकास बिल्कुल देखना होगा। करतार, मुझे ग्वालियर चंबल का जरा ये समझाइए कि मुद्दे इस बार ग्वालियर चंबल में कौन से हावी रहे हैं और क्या ये मुद्दे जो सत्ता 23 की है उसको आने में गेम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं? देखिए विकास, ये ग्वालियर चंबल का मिजाज है बिल्कुल अलग होता है। यहाँ 2013 का जिक्र करूं, वहां यहाँ मुरैना की बात करूं तो 2 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, 2 बसपा को मिली थी। 2018 में यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भाजपा को 7 सीटें मिली थी, बकाया सीटें कांग्रेस ने कब्जाई थी, 1 बसपा ने ली थी। यहाँ के अगर मुद्दे की बात की जाए, बहुत से मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सारी समस्याएं वो यहाँ है। लेकिन यहाँ का अगर मिजाज की बात किया तो यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो ये है कि यहाँ के लोग किसी मुद्दे की बात नहीं करते। तमाम नेता आए, तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी, सभी ने अपनी अपनी पार्टियों की तारीफें की। हमारी पार्टी आएगी तो ये काम करेगी, हमारी पार्टी आएगी तो ये वो काम करेगी, दूसरी पार्टी को बुरा बताया, अपनी पार्टी को अच्छा बताया। लेकिन इस अंचल की बात की जाए तो यहाँ जो लोग होते हैं वो सिर्फ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जो वोटिंग करते हैं उनको ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जाति का व्यक्ति खड़ा है तो हम अपने जाति के व्यक्ति को वोट देंगे। ऐसा यहाँ का जो ट्रेंड है वो देखने को मिला। पिछले चुनाव में हालात ऐसे ही रहे हैं, जातियों में लोग बढ़ते हैं और जाति के आधार पर चुनाव करते हैं। उनको मुद्दों से बहुत फर्क होता नहीं है। कितने भी मुद्दे हो, कितनी पार्टियां समझाई दे जाए, बड़े बड़े भाषण दे जाए, लेकिन भाषणों से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस अंचल में लोग भाषण सुनते हैं और गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो फिर लौट फिर के उसी बात पे आ जाते हैं कि हमारी जाति का लड़ कौन रहा है, हमारी समस्या सुनेगा कौन, हमारे आसपास रहेगा कौन। यहाँ तमाम सारे भाषण जो चल रहे थे, जैसे योग्य, ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति, इस तरीके लाउड स्पीकर पर जो बजते हैं, तो सभी नेता अपने आप को योग्य, स्वच्छ छवि का, ईमानदार, कर्मठ बताते हैं। लेकिन अब कर्मठ कौन होगा, ईमानदार कौन होगा, स्वच्छ छवि का कौन होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है। अब लोग ने तय कर लिया कि 2 दिन के अंदर उनको वोटिंग किसको करना है। लेकिन इन दोनों दिनों में
हालत ऐसी है कि 48 घंटों में जो नेता हैं अपनी वोटों की रखवाली भी करते हैं। यहाँ एक अलग टाइप का कहानी है कि ये 2 दिन है, जिस तरीके से यहाँ आम भाषा में, लोकल भाषा में कहा जाता है कि नेताओं के लिए ये कत्ल की रात है। कत्ल की रात का मतलब ये होता है कि इन 2 रातों में नेता घर नहीं सोएंगे, वो दिन रात अपने जो वोटर्स हैं उनकी रखवाली करेंगे। क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि कुछ, जैसे कोई गांव किसी नेता को वोट कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टी का व्यक्ति पहुंच गया और उन वोटों की कटौती करता है, उनको कोई ना कोई लिंकअप करके किसी भी रिश्तेदार को ले जाकर उन वोटों को काटने का काम करता है। बिल्कुल, कोई सेंध ना लगा दे, क्योंकि ये पिछली बार जैसा मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने मिला है, और उसके बाद तो नेता बड़े सतर्क हो गए हैं। और अब ये जो बड़ी 2 रातें बची हैं, यही रातें अंतिम हैं, यही रातें भारी हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, क्योंकि चुनाव मतलब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।